नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारे सीरीज की 3rd वीडियो है, ठीक है। तीसरा पार्ट है इसका। आपको कैसी लग रही है सीरीज, जरा बताना मुझे कमेंट करके। और आपने इसको ज्यादातर अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वाकई देखो, नॉर्मल पीपीटी बना के जो क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आती हूँ वो इजीली आ जाते हैं, उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बनाकर लाना, इसमें बहुत मेहनत है, बहुत हार्डवर्क है। और उसके बावजूद भी अगर आप इतने ज्यादा अच्छे से नहीं सराहेंगे, नहीं प्यार देंगे, नहीं देखेंगे, लाभ नहीं उठाएंगे, तो फिर अच्छी बात नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता। इसीलिए आप ये वीडियो देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लग रही है वीडियो। और जो क्वेश्चन में देखो, कल वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने क्या किया, लास्ट में एक सवाल पूछा था कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। तो मुश्किल से 10-15 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वहां पे आंसर किया, क्योंकि उन्होंने लास्ट तक वीडियो को देखा। बाकी सबने नहीं देखा, क्योंकि देखते तो जरूर कमेंट करते। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो को 2 मिनट देखा फिर सोचा बाद में देखूंगी आराम से, नहीं, ऐसा नहीं करना है। लगातार देखना है, अच्छे से देखना है, ये आपको बहुत ज्यादा। मैं कह रही हूँ कि अभी जस्ट जो आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम होने वाले हैं ना, माफ करना, आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड का जो हिंदी साहित्य का एग्जाम है उसमें, ठीक है। और जो DSSS में टीजीटी पीजीटी होते हैं उसमें, केबीएस में होते हैं उसमें, ठीक है, एनबीएस में होते हैं उसमें, एंड एपीएस में होते हैं उसमें। और इस तरीके की जितनी भी एग्जाम है जो हिंदी साहित्य से रिलेटेड है, और सबसे बड़ी एग्जाम जिसकी मैं हमेशा तैयारी करवाती हूँ आपको, नेट जेआरएफ की, उसमें ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ाई करें, तैयारी करें, और अच्छे तरीके से इन सवालों को देखते चले, पढ़ते चले, समझते चले, और हाँ, इनको नोट भी करते चले। एक ऐसी डायरी मेंटेन कर ले कि वो हमेशा आपके पास रहे, और ये आपको हमेशा एक किताब बन जाएगी आपकी खुद की लिखी हुई। तो इसीलिए इनको संभाल के रखे, सहेज के रखे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। यहाँ पर संप्रदायों के नाम दे रखे, और उस संप्रदाय में किसकी हम आराधना करते हैं, आराध्य का स्वरूप कैसा है, उसका रूप कैसा है, इसका आपको यहाँ पे मिलान करना और बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है। सखी संप्रदाय में किसकी करते हैं, गौड़ीय संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में, राधा। तो आपको जो भी आता है इन चारों में से, आपको जो 100% आता है कि मैडम इसका तो यही है, उसी को बताइए, ठीक है, उसी को बताइए। अब जैसे कि आपको राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में आता होगा, यहाँ पे किसको आराध्य के रूप में मानते हैं हम, यहाँ पे मानते हैं नित्य बिहारी को। किसको मानते हैं, नित्य बिहारी को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डी के सामने फर्स्ट कौन से विकल्प में है, डी के सामने फर्स्ट एक तो सेकंड विकल्प में और एक लास्ट विकल्प में, मतलब कि फर्स्ट और थर्ड कट जाएंगे दोनों के दोनों, ये आपके आंसर नहीं है। इसके अलावा आप निम्बार्क संप्रदाय की अगर बात करते हैं, ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर राधा कृष्ण की जो युगल प्रतिमा है उसकी उपासना करते हैं। किसकी, राधा कृष्ण की, ठीक है। तो सी के सामने देखो सेकंड कहाँ पे, कौन से विकल्प में सेकंड है, सी के सामने विकल्प सेकंड में भी, मतलब बी में भी सेकंड है, और डी में भी, मतलब अभी भी हमें हमारा आंसर नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम और देखते हैं। सखी संप्रदाय की बात करते हैं, ठीक है। सखी संप्रदाय में हम किसकी उपासना करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम उपासना करते हैं किसकी, निकुंज बिहारी की। किसकी, निकुंज बिहारी की। तो ए के सामने देखो फोर्थ कहाँ पे, ए के सामने फोर्थ सिर्फ एक ही विकल्प में, किसमें है, सिर्फ एक ही विकल्प में, और वो है आपका बी विकल्प, डी में नहीं है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनका आंसर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे रचनाकारों के नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में रचना और रचनाकार है, आपको बताना है कि कौन सी रचना किसकी है, ठीक है, और मिलान करना है, और फटाफट से आपका आंसर यहाँ पे आपको ढूंढना है। देखिए, यहाँ पे जुगलमान चरित है, उद्धव लीला है, ठीक है, कीर्तनावली है, मान मंजरी है। इनमें से आपको जो भी 100% आती है आप उसका मिलान करें और आंसर बताइए फटाफट से। उद्धव लीला की बात करें तो ये आप सबको यहाँ पे आती होगी कि किसकी है, ठीक है। कीर्तनावली की मैं यहाँ पे बात करती हूँ, क्योंकि ये रचना अभी रिसेंटली पूछी गई है, और बहुत ज्यादा पहले नहीं पूछी गई, लेकिन अभी एक एग्जाम में आई थी, मेरे सामने आई, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको स्टार लगाया है और आपके सामने लिखा है। तो हम कीर्तनावली की बात करते हैं, तो ये रचना किसकी है दोस्तों, नंददास की। किसकी है, नहीं नहीं, माफ करना, नंददास की नहीं, ये चतुर्भुज दास की है। किसकी है, चतुर्भुज दास की। तो सी के सामने सेकंड कौन कौन से विकल्प में, देखो हमने सी का मिलान किया है, इसलिए हम सी के सामने ही यहाँ पे नोट करेंगे। ओके, आपको समझ में तो आता है ना ये जिस तरीके से हम मिलान करते हैं। जैसे मान लो ए का मिलान किया होता तो ए के नीचे हम देखते, बी का किया होता तो बी के नीचे देखते, सी का किया तो हम सी के नीचे देखेंगे। सी के नीचे सेकंड एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब कि ए और सी उत्तर नहीं है, ठीक है, ये आपके कट गए।
ओके, इसके बाद में मान मंजरी की बात करते हैं। ठीक है, मान मंजरी की बात करते हैं कि मान मंजरी किसकी रचना है, तो नंददास की है। ठीक है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट है, यहाँ पे भी फर्स्ट है, अभी भी हमें हमारा आंसर नहीं मिला है। ओके, जुगलमान चरित की बात करते हैं। जुगलमान चरित की तरफ जाते हैं तो दोस्तों ये है कृष्णदास की, इसकी है कृष्णदास की। तो ए के सामने थर्ड, बी विकल्प में है, डी में नहीं है, इसलिए ये भी आपका कट जाएगा। तो आपको राइट आंसर पता चल गया कि हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी है। ठीक है, उद्धव लीला की बात करते हैं तो ये है आपकी परमानंद दास की। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे तो एक ही क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। ओके, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 23, रचना और रचनाकार है यहाँ पे भी, और बाहर बहुत तेजी से बारिश स्टार्ट हुई है, आपको आवाज भी आ रही होगी शायद, मतलब एकदम बहुत भयंकर वाली खिड़कियां बज रही है, आंधी आ रही है, बरसात आ रही है, अचानक से मौसम बना है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 को कीजिए आप। तो देखो भक्तमाल की बात करें तो जैसे ही आपने भक्तमाल को देखा होगा आपका ध्यान सीधा नाभादास की तरफ गया होगा। एक के सामने फोर्थ देखो किसमें है, एक के सामने फोर्थ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, मतलब ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, तो फिर या तो आंसर सी है और या डी है। लेकिन और देखते, 84 वैष्णवन की वार्ता की बात करें, ठीक है, चाहे हम 252 जो 200 वैष्णवों की वार्ता है, लाइट भी गई, ठीक है, उसकी बात करें तो ये दोनों ही रचना किसकी है, गोकुलनाथ की है। किसकी है, गोकुलनाथ की। तो देखो यहाँ पे भी सी और डी दोनों के सामने थर्ड है, अभी भी हमें हमारा उत्तर नहीं मिला। अब भाव प्रकाश या वल्लभ दिग्विजय, इन दोनों में से आपको एक आती है तो ही आप यहाँ पे करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, वरना नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि भाव प्रकाश है, ये श्री हरि राय की है। किसकी है, हरि राय की। तो डी के सामने फर्स्ट कौन से विकल्प में, डी विकल्प में ही है। ठीक है, सी में नहीं है, तो ये भी आपका क्रॉस हो गया। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अष्टछाप के 8 कवि जो है, ठीक है, उनके जन्म वर्ष से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, और 8 में से यहाँ पे 4 दिए गए हैं, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ठीक है, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए आप काफी अच्छे तरीके से इनका आंसर दीजिए और इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा आपके काम आने वाली चीज है। ओके, आपको इनमें से अगर एक का भी जन्म वर्ष याद है तो आप फटाफट से यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, चाहे वो आपको चित स्वामी का हो, नंददास का हो या चतुर्भुज दास का हो, जिसका भी आपको आता है आप मतलब इसका आंसर देके फटाफट से बता सकते हैं कि क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि नंददास का जो जन्म वर्ष है वो है आपका 1533। कितना है, 1533। तो डी के सामने देखो सेकंड कौन कौन से विकल्प में, डी के सामने सेकंड कौन कौन से विकल्प में है क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए एक तो है आपका बी में और एक है सी में, मतलब कि ए उत्तर नहीं है, ठीक है, और डी उत्तर नहीं है। ओके, फिर उत्तर कौन सा होगा अभी पता लगा लेते हैं। अगर हम चतुर्भुज दास की बात करें, ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं चतुर्भुज दास की, तो इनका जो जन्म वर्ष है वो क्या है, 1530 है। कितना है, 1530 है। तो सी के सामने दोनों में फोर्थ है, अभी भी हमें हमारा उत्तर नहीं मालूम हुआ। ठीक है, गोविंद स्वामी के जन्म वर्ष की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, गोविंद स्वामी, बरसात आ रही है तो खिड़कियां बज रही जोर जोर से। गोविंद स्वामी का जो जन्म वर्ष है वो है 1505। ठीक है, तो आप देखो ए के सामने थर्ड, ए के सामने थर्ड कौन से विकल्प में है दोस्तों, सी विकल्प में, बी में नहीं है, ये भी क्रॉस हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आपने निकाल लिया यहाँ पे कि चित स्वामी का 1515। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और नोट करवाना चाहूंगी साथ में, क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अष्टछाप के 8 का भी है, यहाँ पे 4 का ही दिया है, तो मैं इन 4 के अलावा आपके बचते हैं कुंभन दास जी, माफ करना एक मिनट रुको, कौन बचते, यार कितनी तेज गेट बज रहा है, कुंभन दास जी है। ठीक है, इनका जो जन्म वर्ष है वो है 1468। ठीक है, इसके अलावा कौन से, सूरदास जी रहते हैं अभी तो, ईस्वी में लिखवा रही हूँ मैं। ओके, इनका है 1478। और कौन से है, हाँ परमानंद दास, कौन से है, परमानंद दास है। इनका जो जन्म वर्ष है वो है 1493 ईस्वी। इसके अलावा हमारे बचते कृष्णदास जी। ठीक है, इनका है 1496 ईस्वी।
ठीक है, तो ये हमारे अष्ट छाप के 8 कवि हो गए, 4 इधर हो गए और 4 इधर हो गए। मैंने सबका जनवर्स आपको दिखा दिया है। बस 1 सेकंड का टाइम दो, मैं एक गेट लगा के आती हूँ, बज रहा है बार बार, आप जाइएगा नहीं कहीं। अच्छा, लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड है। आज तो सच में मौसम अचानक से खराब हुआ है और इतनी भयंकर बारिश आ रही है, बाहर आंधी आ रही है बहुत तेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हुआ? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। अच्छा, जो मैंने आपको करवाया है वही यहाँ पे है, तो अब आप देखो कितनी इजीली इसका आंसर दे पाएंगे और अच्छे तरीके से आप इसका आंसर दे पाएंगे। ये देखिए, अभी अभी जस्ट लिखवाया था ना, कुंभन दास जी का जन्म वर्ष मैंने आपको क्या बताया था, 1468। तो ढूंढो कहाँ पे लिख रहा है 1468, ये रहा। ठीक है, तो ए का मिलान हमने किया थर्ड से। ठीक है, तो ए के सामने थर्ड ढूंढो, कौन से विकल्प में, कौन से में, एक तो बी में, एक सी में। ए में नहीं है, काट दीजिए। डी में नहीं है, इसको भी काट दीजिए। या तो उत्तर है आपका ए और या उत्तर है आपका डी। यही है ना दोस्तों? बिल्कुल। क्या हो रहा है पता नहीं पेन में। हाँ जी, इसके बाद मैंने आपको सूरदास जी का जन्म वर्ष लिखाया था, कितना, 1478 लिखाया था। देखिए कहाँ पे, फर्स्ट में। तो बी के सामने फर्स्ट ढूंढो, दोनों में ही फर्स्ट है, अभी भी हमें हमारा उत्तर नहीं मिला। ठीक है, मैंने परमानंद दास जी का भी लिखाया आपको और कृष्णदास का भी लिखवाया। ठीक है, परमानंद दास जी का लिखाया मैंने 93, 1493। तो सी के सामने सेकंड, सी के सामने सेकंड है दोस्तों बी विकल्प में। किसमें है, बी विकल्प में। तो आपको अपना आंसर मिल गया, सी यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका कृष्णदास जी बचते हैं, जिनका मिलान हम कर देते हैं 1496 से। तो इस तरीके से जब आपको जानकारी रहती है, जब आपको पता रहता है ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इजीली और जल्दी से आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 करिए। रचना और रचनाकारों के नाम दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, इनमें से रस प्रबोध, देखो ये है ना, ये थोड़ा लिखते टाइम हो गया था, ये बर बधु विनोद है। ठीक है, दोनों में स्पेस है, इन तीनों में बर बधु विनोद। मेरे से लिखते टाइम थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। मिस्टेक क्या मतलब, बहुत पास पास में लिख दिया था मैंने। ओके, तो यहाँ पे दृष्टांत सत्य की बात करते हैं, तो ये है कवि बृंद की। ठीक है, अब देखो ए के सामने फोर्थ कौन कौन से विकल्प में, एक तो बी में, एक सी में। डी तो आपका बिल्कुल क्रॉस हो गया और ए भी आपका बिल्कुल क्रॉस हो गया। रस प्रबोध की अगर हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, रस प्रबोध की बात करें तो ये है रसलीन की। बी के सामने थर्ड देखो, बी के सामने थर्ड सिर्फ बी विकल्प में है, सी में नहीं है, इसको क्रॉस कर दीजिए, मतलब आंसर आपको मिल गया। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर मिल गया कि आपका आंसर बी है, लेकिन बाकी वालों का भी मिलान कर लीजिए। श्रृंगार भूषण की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये है आपके बेनी प्रवीण की और यहाँ पे बर वधु विनोद है, ये कालिदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे भी रचना और रचनाकारों की बात की गई है। ठीक है, तो बताइए फटाफट से कौन सा आंसर यहाँ पे होने वाला है। देखो, रस दर्पण है, अंग दर्पण है, भारती भूषण है और व्रत रत्नाकर है। जो भी आपको आता है कि भाई इसका तो यही आंसर होने वाला है, उसका मिलान कर दीजिए फटाफट से। अंग दर्पण की बात करें तो ये तो दोस्तों रसलीन की है। अंग दर्पण किसकी है, रसलीन की है। तो देखो सी के सामने सेकंड कहाँ पे, सी के सामने सेकंड सिर्फ एक ही विकल्प में, बाकी किसी में भी नहीं है। अरे माफ करना, सी में और, रुको रुको, मेरी नजर ही नहीं गई इधर, सी विकल्प में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो बी क्रॉस होगा, एक डी, या तो उत्तर आपका सी है या आपका उत्तर ए है। ओके, कोई बात नहीं। हम बात करते हैं रस दर्पण की, व्रत रत्नाकर की। ठीक है, व्रत रत्नाकर की बात करें या फिर भारती भूषण की बात करें, या तीनों में से जो भी आपको अच्छे से आते हैं आप उसका मिलान यहाँ पे कर सकते हैं। व्रत रत्नाकर की बात करते हैं तो ये भट्ट केदार की है। किसके, भट्ट केदार की। तो ए के सामने फोर्थ देखो, ये तो पहले ही क्रॉस हो गया, इसलिए इसको देखेंगे नहीं, यहाँ पे फोर्थ नहीं है, ये भी क्रॉस हो गया। अब आपको पता चल गया कि आपका आंसर यहाँ पे ए ही है।
ठीक है। रस दर्पण की बात करें तो ये है आपकी सेवादास की। ठीक है। भारती भूषण की बात करें तो गिरधर दास की ये रचना। इस तरीके से फटाफट आंसर मिल जाते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली रचना है। कभी कुल कंठाभरण, ये काफी बार पूछी गई है और आती भी बहुत बार है। किसकी है? इसका मिलान बिल्कुल फर्स्ट से ही हम करेंगे। ये किसकी है? दूल्हा की है। ठीक है, किसकी है? दूल्हा की है। तो फर्स्ट के सामने ए के सामने फर्स्ट कहाँ पे है? एक तो ए विकल्प में, एक बी में, मतलब सी और डी आपके आंसर नहीं हो सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी। ठीक है। काव्य कल्पद्रुम की बात करें या कवि कल्पद्रुम की बात करें, इन ये दोनों रचना देखो देखने में एक जैसी है, थोड़ा सा ही इनमें अंतर है, ज्यादा अंतर इसमें है नहीं। ठीक है, ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। काव्य कल्पद्रुम की बात करें तो ये सेनापति की है, और देखो आप बी के सामने दोनों में ही थर्ड है, हमें आंसर नहीं मिला। कवि कल्पद्रुम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये रचना किसकी है? श्रीपति की है। किसकी है? श्रीपति की है। अब आप देखो सी के सामने सेकंड किसमें? सिर्फ ए विकल्प में सेकंड है, बी में नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद में आपकी संग्राम सार है, ये कुलपति मिश्र की है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और इनके आने के चांस बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं ये आपके सामने लेके आई हूँ। यहाँ पर भी रचना और रचनाकार का आपको मिलान करना है। रस विलास, रस सारांश, रस प्रबोध, रस भूषण, देखो चारों रचनाओं में आगे रस 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 लिखा हुआ है और ये आपको बहुत ज्यादा उलझा सकती है, आपको कंफ्यूज कर सकती है कि भाई क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए फटाफट से। ठीक है, रस विलास की बात करें तो ये तो आप सभी जानते हैं, किसकी है दोस्तों? ये रसलीन की है। रस विलास किसकी है? रसलीन की है। तो ए के सामने सेकंड, देखो एक ही बार में यहाँ पे तो आंसर मिल गया, कम से कम एक क्वेश्चन तो ऐसा आया आपके सामने कि एक मिलान करने से ही आंसर आ गया कि आंसर डी है, बाकी वाले क्रॉस हो गए, क्योंकि रस विलास का हमें 100% पता है कि ये रसलीन की है। रस सारांश की अगर हम बात करें तो ये है भिखारी दास की। ठीक है, रस प्रबोध की अगर हम बात करें तो चिंतामणि त्रिपाठी की है। रस भूषण की बात करें तो याकूब खान की है। इस तरीके से हमने मिलान कर लिया और हमें हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे मालूम हो गया। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ, समझा देती हूँ, उसके बाद में ही हम इसके आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पंक्तियां दे रखी है और पंक्तियां किसकी लिखी गई है ये आपको बताना है। ठीक है, ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा। ये कह रहा है कि दाता कहा सूर कहा और सुंदर सुजान कहा। तो ये पंक्ति है किसकी? बोधा की है। किसकी दोस्तों? बोधा की है। बाद में ढूंढ लेंगे आंसर, पहले एक बार पढ़ के इनका मिलान कर लेते हैं। ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सो जानिए, मैं ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सो जानिए। ये जो पंक्ति है ना, ये बड़ी ही प्यारी पंक्ति है और ये किसकी है? भिखारी दास की है। किसकी है? भिखारी दास की है। ठीक है, भाषाबद्ध करीबे में सोई मोरे प्रबोध जयी हुई। ठीक है, ये पंक्ति तुलसीदास जी की है दोस्तों। लो, ये देखो, ये वाली पंक्ति काफी बार पूछी गई है। लोगन कवित कीनो खेल करी जानो है, ये ठाकुर की पंक्ति है। तो इस तरीके से हमने मिलान कर दिया। अब यहाँ पे आप अपना आंसर ढूंढो, कौन सा विकल्प होगा। मिलान मैंने आपको करके दे दिया, आप आंसर ढूंढ लीजिए। हमने डी का मिलान फर्स्ट से किया। देखो डी के सामने फर्स्ट किसमें? सिर्फ ए की विकल्प में, बाकी किसी में नहीं है, सबको क्रॉस कर दीजिए और आंसर मिल गया कि आपका आंसर यहाँ पे ए है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अच्छे तरीके से पढ़े समझे जाने और फिर इनका जवाब दे, इनका आंसर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आपके काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट 4 में। तब तक आप पढ़ते रहे, अच्छे से समझते रहे और अच्छे तरीके से इनको लिखते रहे। एक डायरी बना लो, एक रजिस्टर ऐसा रख लो जिसमें देखो अभी मैं 500 क्वेश्चन मिलान वाले करवा रही हूँ, 500 फिर क्रम से लगाने वाले करवाऊंगी, 500 कथन निष्कर्ष वाले करवाऊंगी। वन लाइनर तो सभी करवाते हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाएगा, कोई भी नहीं करवाएगा, यकीन मानिए, क्योंकि किसी भी किताब में बिल्कुल लगातार एक सीक्वेंस में लिखे हुए ये आपको नहीं मिलेंगे। कोई भी ऐसी किताब है नहीं जिसमें मिलान वाले सिर्फ क्वेश्चन आपको मिल जाए 500। ठीक है, तो ये काफी मेहनत के बाद आपके सामने ये सीरीज आती है, तो इसको
अच्छे से पढ़े, लाभ उठाए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो दोस्तों, ठीक है। और जो भी सवाल पूछते हो उसका कमेंट करके जरूर आंसर दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट बहुत जरूरी होता है, मुझे पता चलता है कि कितना सीख रहे हो, समझ रहे हो, कितना आपको चीजें समझ में आ रही है। हाँ, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है पुल्की वर्ल्ड, उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं इसका मतलब लिंक शेयर करती हूँ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।